और आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। यानी कि हमने मटेरियल को, जो हमारे सब्सटेंस हैं, उनको हमने क्लासिफाई कर दिया। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस पर। हम ये देखते हैं अपने डेली लाइफ में कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाता है, बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है। जैसे कि हमारे पास एक पाइप है, खोखला पाइप है, होलो पाइप है, तो उसमें पानी आराम से चला जाएगा। लेकिन अगर उसी की जगह आप सॉलिड पाइप लोगे और उसमें पानी बह दोगे आप, पानी चला जाएगा उसमें, पानी उसमें फ्लो नहीं होगा। सेम इसी तरीके से चार्ज भी फ्लो होता है, कुछ मटेरियल में, कुछ में नहीं होता। तो जिनमें चार्ज फ्लो हो जाएगा उनको हम बोला करेंगे कंडक्टर्स, और जिनमें फ्लो नहीं होगा, जिनमें फ्लो नहीं होगा उनको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स। जैसे कि सूखी हुई लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी में करंट फ्लो नहीं होती, चार्ज फ्लो नहीं होता। प्योर वाटर है, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इसमें प्योर वाटर हो जाएगा। हाँ, प्योर वाटर में करंट फ्लो नहीं हुआ करता। लेकिन अगर आप टैप वाटर लोगे तो टैप वाटर में मिनरल्स होते हैं, उसमें कॉपर्स और जी आयरन्स, मैग्नीशियम, उसमें आयंस होते हैं, और आयंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को फ्लो कराने के लिए। तो जो टैप वाटर है वो किस में आएगा? कंडक्टर में आएगा, टैप वाटर। यहाँ तक कि जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो भी एक कंडक्टर है, उसमें भी करंट पास हो जाता है। तो ह्यूमन बॉडी भी क्या रहेगी? और सिल्वर हो जाएगा, कॉपर, एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब क्या है? ये सब कंडक्टर है। ठीक है, तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कि कौन कितना अच्छा कंडक्ट कराता है। अब जितने भी कंडक्टर्स हैं सारे के सारे चार्ज तो फ्लो कराते हैं, लेकिन बहुत सा कंडक्टर ऐसा है बहुत स्लो कराता है, और बहुत सा कंडक्टर ऐसा है कि उसमें बहुत अच्छे से चार्ज फ्लो होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले अपने डेली लाइफ में कि चार सड़क है, उन चार सड़क में एक पे ट्रैफिक चलता है बहुत ज़्यादा, एक बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। तो कौन सी पे आसानी से चल सकते हो आप? है ना, जिस पे खाली जगह है उस पे आसानी से फ्लो हो जाओगे, भागे हुए चले जाओगे। तो ऐसे ही कंडक्टर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वे अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो जिनमें चार्ज चलेगा लेकिन डिफिकल्टी से चलेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? वो बैड कंडक्टर कहलाएंगे, बैड कंडक्टर, बेकार कंडक्टर। और जिनमें चार्ज बहुत आसानी से फुल हो जाएगा वो गुड कंडक्टर कहलाएंगे। तो सबसे जो गुड कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर है वो हमारा चांदी होता है। चांदी गुड कंडक्टर इज, हाँ, सी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? नहीं, सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर। गुड कंडक्टर सिल्वर। मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ए आयरन से, Fe से, आयरन से। फिर आयरन से भी अच्छा, आयरन से भी अच्छा जो कंडक्टर होता है वो होता है आपका एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम से ही अच्छा कॉपर, और कॉपर से भी अच्छा होता है चांदी, और चांदी से भी अच्छा होता है गोल्ड। गोल्ड कुकर नहीं होता, एल्युमिनियम का होता है वो, जो कुकर होता है एल्युमिनियम का। एजी ये सिल्वर, चांदी को बोलते हैं। तो मैंने ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है सबसे, ओ ये एजी सबसे लास्ट में जाएगा, फिर एजी लिख दिया क्या? हाँ, नहीं वो चांदी का नहीं होता, वो एल्युमिनियम का होता है। हाँ, इसलिए चांदी बोलते हैं उसे, चांदी नहीं है वो, चांदी का होता तो बस ठीक है। तो मैं ये ऑर्डर आप अपने नोट्स में भी लिख लेना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बताइए सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो सबसे अच्छा याद रखना चांदी है। ठीक है, गोल्ड नहीं है, गोल्ड भी है लेकिन गोल्ड से बेहतर चांदी है, गोल्ड उसके बाद आता है। ठीक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है मैंने। हालांकि हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो ज़्यादातर किसकी रहती है? एल्युमिनियम की रहती है।
घरों में जो फिटिंग वायर वगैरह रहती है वो एल्युमिनियम की रहती है। और हम जानते हैं एल्युमिनियम एक गुड कंडक्टर नहीं है। उससे अच्छा कंडक्टर कौन है? उससे अच्छा कंडक्टर कॉपर है। तो अगर हमारी कॉस्ट अच्छी है, इनकम अच्छी है, तो हम अपनी सारी जो वायरिंग कराते हैं फिर इसकी करा लेंगे, कॉपर की करा लेंगे, कॉपर का ही केबल लगा लेंगे जो खंबे से कनेक्शन लेते हैं। क्या? फर्क रहता है। जब आप अगर आपने वायर लिया है एल्युमिनियम का, तो जब चार्ज चल करके जाता है ना, तो आधी एनर्जी उसकी रास्ते में ही लॉस हो जाती है, कुछ ना कुछ अमाउंट लॉस हो जाता है उसका रास्ते में ही, वो हीट की फॉर्म में निकल जाता है। ये चार्ज इधर से जा रहा है तो इसको डिफ़िकल्टीज सामना करना पड़ता है इसको। इस चार्ज को चलने के लिए इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये वहाँ तक जाता तो है लेकिन लड़ता हुआ जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है एल्युमिनियम का, तो कुछ एनर्जी इसकी निकल जाती है रास्ते में ही, तो वो वेस्ट हो जाती है, वो तो बिना मतलब की नहीं है। कॉपर का, कॉपर अच्छा है। कॉपर में एनर्जी कम वेस्ट होती है चलते हुए चार्ज की, उससे भी कम वेस्ट होगी किसमें? गोल्ड में। और उससे भी कम किसमें वेस्ट होगी? चांदी। हाँ, तो वायर गर्म नहीं हो जाते? देखे हुए तुमने, जब लोड डलता है ज़्यादा, मान लीजिए आपने हीटर जला दिया, तो वायर का क्या होगा? वायर गर्म हो जाती है। तो वो गर्म होना एक तरीके से एनर्जी का वेस्ट होना ही तो है, और वो बेकार ही है। उसको तो हम यूज कर ही नहीं रहे, हम नहीं चाहते हमारी वायर गर्म हो, सिर्फ हमारा हीटर गर्म हो, तो एनर्जी वेस्ट जाती है। अगर बात समझ में? कंडक्टर हो गए। उसके बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर इसका अपोजिट कर दीजिए, जिसमें चार्ज ना चले, बिल्कुल भी ना चले। इनमें भी अच्छे बुरे होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, ये इनकी कंडक्टिविटी, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टिविटी। जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। तो कंडक्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहूँ कि एक कंडक्टर की कंडक्टिविटी अच्छी है, तो समझ जाओ कि वो कंडक्टर अच्छा है, गुड कंडक्टर है वो। ऐसे ही इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर भी बैड इंसुलेटर होते हैं, अच्छे इंसुलेटर भी होते हैं। अब क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होती, तो करंट फ्लो नहीं होती तो फिर ये हमारे किसी काम के है? तो किसी काम के नहीं है। आंसर है काम के है। क्यों? एक चलती हुई मोटरसाइकिल में जितनी ज़्यादा ज़रूरत एक्सीलेटर की है, उतनी ज़्यादा किसकी है? ब्रेक की। अगर ब्रेक नहीं होगी तो फिर देखो क्या होगा। तो जितनी ज़्यादा आपको कंडक्टर की ज़रूरत है, साथ ही साथ उतनी ज़्यादा इंसुलेटर की ज़रूरत है ना? कैसे? कैसे भला? मान लीजिए इस वाले कंट्री से या इस वाले विलेज, या आपके पास एक गांव है, इस गांव से तुम्हें यहाँ पे लाइट को ट्रांसफ़र करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे तुम एक तार लगाओगे, है? अब ये तार ज़मीन पे ना गिरे तो क्या करोगे? बीच में एक पोल खड़ा करोगे और पोल से उसका कनेक्शन कर दोगे वायर का, ताकि कि इस वायर को सपोर्ट मिल जाए। और ये पोल कैसा होना चाहिए? ये पोल होना चाहिए इंसुलेटर। अगर ये पोल आपने कंडक्टर वाला बना दिया तो सारा का सारा चार्ज ये इधर को ना जा करके ये इधर चला जाएगा और अर्थ में चला जाएगा, आगे फिर क्या जाएगा? तो इसीलिए कह रहा हूँ, जब जहाँ कंडक्टर की ज़रूरत होगी वहाँ इंसुलेटर भी लगेगा। आपके रूम में, तुम्हारे घर में बोर्ड रहते हैं जहाँ पे तुम स्विच ऑन ऑफ करते हो, अगर बाहर इंसुलेटर ना लगाए हम, ये एबोनाइट ना लगाए, तो क्या होगा? करंट लगेगा तुम्हें, करंट लगेगा। तो यहाँ पर कंडक्टर भी है तो वहाँ पे इंसुलेटर भी है। हम चाहते हैं अच्छे से अच्छे इंसुलेटर लगाए ताकि जरा से भी करंट ना लीकेज हो। अगर हल्की सी भी करंट लीकेज होने लग गई तो हम तो यूँ कहेंगे करंट लग रहा, मैं नहीं ऑन कर रही इसे, है ना? तो अच्छे से अच्छा गुड इंसुलेटर भी होता है और बेकार भी इंसुलेटर होता है जिनमें करंट लीकेज हो जाती है। जैसे कि एक सूखी हुई लकड़ी या गीली हुई लकड़ी, वो बेकार का इंसुलेटर है। और एक अच्छा इंसुलेटर ये है एबोनाइट। ये जो चीनी मिट्टी होती है खंभों पे लगी रहती है, वो देखी होगी तुमने, जिसपे जो वायर होती है उसको बांध दिया जाता है ना? वो चीनी मिट्टी एक अच्छा इंसुलेटर है, वो भी इंसुलेटर है। वो जो करंट तार आता है टच नहीं होती, पोल से टच नहीं होते। लोहे के पोल रहते हैं हालांकि ऊपर जा कर के, लेकिन वो वायर किस पे लगे रहते हैं?
वो चीनी मिट्टी पर लगे रहते हैं, देखा नहीं? देखना, आप जा करके नोट करना, ये बाहर लग रहे हैं ना, यहाँ पे ये ऐसे, तो ये नहीं रहती तीन से, ये चीनी मिट्टी रहती है यहाँ पर, ऐसे गोल गोल चीनी मिट्टी नहीं रहती है? हाँ, ये ब्लैक कलर की, इनसे बंधे रहते हैं वायर। हाँ, देखना, ठीक है। तो ये इंसुलेटर हो गए। तो दो तरह के मटेरियल बता दिए मैंने आपको, दोनों समझ आ गए। एक इनके बीच का होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है, सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर है। यानी कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि लो टेम्परेचर रखोगे तो ये इंसुलेटर रहेगा, और इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर दोगे तो ये कंडक्टर बन जाएगा। यानी कि इसमें दोनों प्रॉपर्टी शामिल है। बिलो द रूम टेम्परेचर इट इज behave as a insulator, and above the room temperature or 0 degree Celsius it behave as a conductor. So it is known as semiconductor, and semiconductor is a most popular substance, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है वो। और जब से इसकी हमारी अभी 60-70 साल से इसकी डिस्कवरी हुई ना, साइंस के फील्ड में इतनी बड़ी तरक्की आ गई, बहुत बड़ी तरक्की आ गई। कैसे आ गई? ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बने हुए हैं, मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर्स, टैबलेट, ये जितने भी सब बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के बने हुए हैं, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर की ही देन है जो आज के टाइम में कंप्यूटर इतना सा हो गया। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, अब छोटे से कंप्यूटर हो गए। इनमें सब में सेमीकंडक्टर लगे हुए, सब में सेमीकंडक्टर। तो साइंस के फील्ड में बहुत बड़ी तरक्की आई है जब से इनकी खोज हुई है सेमीकंडक्टर की, और अभी हुई है 60-70 साल से हुई है इनकी खोज, अभी भी कैरी ऑन है। और सबसे अच्छे जो एग्जाम्पल है इसके, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बाकी अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हमें क्लास 12 में सिर्फ क्लास 12 में ओनली हम स्टडी करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की, और ये भी लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बिल्कुल लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ पर अभी सिर्फ आपको एग्जांपल ध्यान रखने, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर होते हैं। जो चिप होती है, मोबाइल में चिप लगा दे तो सेमीकंडक्टर ही है। हाँ, डायोड देखा होगा तुमने, आईसी देखी होगी, काली काली सी आईसी होती है, लगी रहती है मोबाइल वगैरह में। चार्जर खोल करके देखा होगा कभी, खोल करके देखना तो उसमें काली काली आईसी होती है, वो सब सेमीकंडक्टर से ही बनी हुई होती है, जर्मेनियम सिलिकॉन से ही बनी हुई होती है। अब उसके बाद आता है सुपर कंडक्टर। सुपर नाम में क्या रहा, सुपर, तो सुपर ही होगा ये कुछ ना कुछ। इस तरीके से समझिए इसको, हर एक मटेरियल में रेजिस्टेंस तो होता ही है, हर एक मटेरियल में होता है। आप एक सड़क पर जा रहे हो, वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलता है, भीड़ मिलती है, गाड़ी तेज नहीं भगा सकते आप, स्लो चलना पड़ेगा। लेकिन एक रोड ऐसा है, बिल्कुल स्मूथ है, खुला रोड है, भागे हुए चले जाओगे, कोई रेजिस्टेंस, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, भागे चले जाओगे तो, है ना? तो वो रोड आपके लिए सुपर है, सुपर है। सेम इसी तरीके से चार्ज के लिए भी कोई ना कोई सुपर होना चाहिए, जिसमें चार्ज को रोकने वाला कोई हो ही ना। अभी तक ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जो चार्ज को रोकता ना हो, सब रोकते हैं। ये चार्ज इसमें से जा रहा है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये चार्ज जा रहा है, लेकिन इस मटेरियल के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज है कि ये चार्ज को मना करते, मत जा, आगे मत जा, रोकते हैं उसे, पकड़ करके खींचते हैं उसकी टांग को। लेकिन ये तो आगे जाता ही है फिर भी, तो इसे लड़ना पड़ता है। किससे लड़ना पड़ता है? रेजिस्टेंस से लड़ना पड़ता है। उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि उसको अपोज कर रहा है, चार्ज का अपोज करने वाली प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बोलेंगे हम इसको। ये चार्ज को रोक रहा है, इस तरफ चार्ज इस तरफ जा रहा है तो इसको रोक रहा है, रुक यहीं पे। तो वो बहुत मेहनत से लड़ के आगे जाता है और इसी कारण तार गर्म हो जाता है। अब अगर ये रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाए, ख़त्म ही हो जाए, या हम एक ऐसा मटेरियल ढूंढ करके लाए कि हमने रेजिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया, उसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर तो चार्ज बिल्कुल खुला जाएगा, स्वतंत्र है, वो तो फ्री है, मजे से जाएगा झूमता हुआ, कोई नहीं है मुझे रोकने टोकने वाला है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर, वो सुपर कंडक्टर बन चुके हैं। ठीक है,
आ गई बात समझ में? सुपर कंडक्टर क्या हो गए? दैट कंडक्टर्स और दैट मटेरियल विच हैव जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, चार्ज आराम से जाएगा भागा हुआ। लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं वो डेली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। अगर होते तो मजा ही कुछ और होता, फिर साइंस के फील्ड में और बड़ी तरक्की आ जाएगी। अभी तक हम ऐसा कंडक्टर नहीं बना पाए, ऐसा मटेरियल नहीं बना पाए जो रूम टेम्परेचर पर जीरो रेजिस्टेंस रखता हो, ऐसा नहीं है ही नहीं। ये जो बनते हैं, ये जो सुपर कंडक्टर बनते हैं, ये बिलो टेम्परेचर पर बनते हैं, लो टेम्परेचर पर बनते हैं। लाइक 20 केल्विन। 20 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर होता है, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके देखें। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 हटाना पड़ेगा। तो मैं कितना कह रहा हूँ? 20 केल्विन। 20 केल्विन इसमें 273 माइनस करिए, तब जा करके वो डिग्री सेल्सियस बहुत टेम्परेचर माइनस पे जाएगा, माइनस में पहुंच जाएंगे हम। तो इतने टेम्परेचर पर बनते हैं सुपर कंडक्टर। अब इतना टेम्परेचर हम हर जगह तो क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। पहले कंप्यूटर जो बनते थे, उनमें कंडक्टर लगते थे, तो उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता था और वहाँ हमें टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता था। और टेम्परेचर डाउन करने के लिए हमें एसी चलानी पड़ती थी कंप्यूटर के पीछे, तब जा करके वो वर्क करता था। जैसे ही एसी हटा दी तो वो कंप्यूटर वर्क करना बंद कर देता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया और चार्ज नहीं जा रहा, सिग्नल अच्छे से नहीं जाएंगे, सिग्नल अच्छे से नहीं जाएंगे तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तो हमें एसी चलानी पड़ती थी ताकि कि टेम्परेचर डाउन रहे। टेम्परेचर डाउन होने से कंडक्टर अच्छा कंडक्टर बन जाता है। लेकिन बाद में जब सिलिकॉन इनकी जर्मेनियम की खोज हो गई तो फिर वो एसी वेसी वगैरह हमने सब हटा दी, रूम टेम्परेचर पर वो वर्क करने लगे। अभी भी फिर भी एक छोटा सा फैन लगाते हैं सीपीयू के पीछे, अभी भी लगा हुआ आता है, लैपटॉप में भी आपने देखा होगा, तो एक फैन रहता है। हाँ, वो आवाज़ जो आती है, हाँ, वो फैन चलता है, वो सीपीयू को, जो सीपीयू होता है उसको ठंडा करने का काम करता है वो, ताकि वो गर्म ना हो। अगर वो गर्म हो गया तो एनर्जी वेस्ट होगी, सिग्नल अच्छे से नहीं चलेंगे, सिग्नल अच्छे से नहीं मूव करेंगे, चार्ज अच्छे से नहीं चलेगा। तो अब सोचो अगर ये मिल जाए हमें तो हम फैन को भी निकाल के फेंक देंगे फिर, है ना। तो बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी फिर। लेकिन नहीं हो पाया, अभी तक पॉसिबल नहीं है। अभी तक जो हमने सुपर कंडक्टर बनाए हैं वो 20 केल्विन पे बनाए या 32 केल्विन पे पहुंच गए। अब आकर के जो अभी तक जो अब प्रेजेंट में सुपर कंडक्टर हमने बनाया है, धीरे धीरे तरक्की होती जा रही है, वो 132 तक आ गए हम, इतने टेम्परेचर तक हम आ गए, इससे आगे नहीं आए अभी। ये एक टॉपिक दिया जाता है जब पीएचडी वगैरह या एमएससी वगैरह करते हैं, तो एक टॉपिक दिया जाता है ये सुपर कंडक्टर की, इस पर रिसर्च करो, ढूंढ करके लाओ कि कैसे सुपर कंडक्टर बनाए। तो मरकरी जो होती है ना, मरकरी जब उसका टेम्परेचर बहुत डाउन कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट 2 to 30, बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस, मरकरी का टेम्परेचर जब इतना हो जाता है तो मरकरी एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। आ गई बात समझ में? क्या है सुपर कंडक्टर? तो ये होते हैं सुपर कंडक्टर, ठीक है। और लेकिन डेली लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। क्या आप जब फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, ये मत सोचो एनसीईआरटी बोर्ड कोई सा भी हो, ये जो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो ना आप, ये बेसिक फिजिक्स है। कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, ये फिजिक्स आपको सब जगह पढ़नी है। चाहे तुम पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ भी यही पढ़नी, चाहे तुम लंदन चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले, कहीं भी चले जाओ, ये बेसिक फिजिक्स हर जगह पढ़ाई जाएगी। तो इसमें बोर्ड नहीं देखना आपको, बस ये है कि सीबीएसई वालों का क्वेश्चन पूछने का तरीका हल्का सा अलग है, क्वेश्चन वो भी यही देते हैं, इसी में से ही देते हैं। तो ये वो फिजिक्स है, ठीक है। कौन? नहीं, सीबीएसई वाले थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकली देते हैं वो बस। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एडिटिविटी ऑफ
चार्ज। देखो बच्चों, ये प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, इस तरीके की प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी पर चार्ज है, जैसे मैंने एक ये बॉडी ली, इस बॉडी पर इधर +5 कूलाम है और इधर -2 कूलाम है और इधर के +7 कूलाम है। तो मैंने पूछा बताइए इस पर नेट चार्ज कितना है। तो हम फिजिक्स में दो तरह के सम पढ़ते हैं, एक तो वेक्टर सम होता है और एक डायरेक्ट सम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको एल्जेब्रिक सम बोलते हैं, है ना, एल्जेब्रिक बोलते हैं ना उसे, हाँ एल्जेब्रिक बोलते हैं। एल्जेब्रिक सम दो तरह के सम होते हैं, एक सम जिसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व किया जाता है, डायरेक्शन पहले देखते हैं तब सम करते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में होता है, जैसे 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर है 5 इधर है, दोनों को ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। प्लस के 5 वेलोसिटी इधर है और माइनस के 5 वेलोसिटी इधर है, दोनों को ऐड करेंगे 0, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आई 0। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हुए आपने ऐड किया। चार्ज को जब आपको ऐड करना है तो उसमें डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं देखनी, नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए सिंपल एल्जेब्रिक सम आपको यूज करना है। जैसे इस पर सिंपल बताओ कितना टोटल, 7 + 5 12 एंड -2 10 हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना आया, +5 + 7 - 2 = 10। तो ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी है कि अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो और नेट चार्ज आपको बताना है, सिंपल सम यूज कीजिए और निकल कर आ जाएगा नेट चार्ज। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। तो मान अब समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन सिंपली बाय एडिंग द डिफरेंट चार्ज। समझ गए। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व, इसका मतलब समझो क्या है। ये तुम पिछली क्लास में भी पढ़े, 9th में भी, कंजर्व 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 मीन्स सुरक्षित रहना, मिटना नहीं है, जैसे एनर्जी कंजर्व रहती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है आपने, तो उसमें क्या है कि एनर्जी को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना इधर क्रिएट। सेम इसी तरीके से मास का भी रूल पढ़ा आपने, मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। सेम इसी तरह से चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना हम इसको बना सकते ना हम इसको पैदा कर सकते। जैसे दो बॉडी है हमारे पास, इसमें नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 मीन्स इसमें जितना प्लस है उतना ही माइनस है, इसमें नेट चार्ज कितना 0, जितना प्लस उतना माइनस। अब हमने दो बॉडी को ऐसे रफ करते हैं, तो रफ करने से क्या होता है, चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है। लेकिन वो चार्ज आता कैसे है ये नहीं पता आपको। ये एक बॉडी थी, इसको आपने, इस पे नेट चार्ज 0 था, इस पे भी नेट चार्ज 0 था, तो इनिशियल में Q1 = 0 और Q2 = कितना 0, तो नेट चार्ज कितना है इस पूरे सिस्टम का 0। आपने रफ कर दिया, रफ करने से होगा क्या, एक बॉडी पर क्या आ जाता है पॉजिटिव। पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमने पढ़ा है कि दो बॉडी रफ करेंगे, एक पे पॉजिटिव आएगा एक पे नेगेटिव। मान लीजिए इस पे नेगेटिव आ गया, तो इस पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ देखिए पूरे सिस्टम का नेट चार्ज देखो कितना 0 +4 -4 पूरे कितना है, तो चार्ज बना, एक्स्ट्रा बना नहीं बना, तो चार्ज नहीं बना सकते आप। चार्ज बनाया तो है आपने, बना तो है चार्ज, सब बना नहीं है, देख इस हाँ उसमें हाँ जागरूक किया है, उसमें पहले ही ऑलरेडी था वो चार्ज। चार्ज नेट चार्ज अभी भी 0 है, एक बॉडी पे आ गया लेकिन दूसरी बॉडी पे चला गया। ऐसा हुआ कि इसमें जो माइनस के थे और प्लस के भी थे, ठीक है, वो माइनस के उठ के इधर चले गए, तो बना नहीं बना, चार्ज नहीं बना, वो सिर्फ ट्रांसफर हुआ है।
बना नहीं है, अलग से नया नहीं बना। हाँ, बस एक्सचेंज हो गया, वो माइनस का इधर चला गया और ये यहाँ पर प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रॉन चल करके चले गए इधर। तो ये प्रॉपर्टी किसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको। इसको कैसे बनाओगे, थ्योरेटिकल आंसर कैसे लिखोगे, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, दैट मीन्स चार्ज इज कंजर्व। और चार्ज कंजर्व रहना ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। अगर चार्ज कंजर्व नहीं रहता, मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता है, दो बॉडी आपस में ऐसे रफ हुई और एक बॉडी का चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, मिट गया, तो इस बॉडी पे चार्ज आ गया। अब जब इस बॉडी पर चार्ज आ गया तो समझो क्या होगा फिर, है ना, किसी को भी टच करेंगे करंट लगेगा, या कुछ भी चीज़ चिपक जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी हाथ से। और ऐसा होता है, चिपकती है ऐसी चीज़ें। कैसे चिपकती है, आपने देखा होगा, कभी कभी तुम पर्दे के पास गए हो या किसी और चीज़ के पास गए तो ये बाल खड़े हो जाते हैं अपने आप, होता है ना। अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए तो हाथ ही चिपक जाएगा फिर, है ना। तो ये चार्ज कंजर्व रहना सही है, पूरे यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व है, चार्ज नहीं होता पूरे यूनिवर्स का। ना हो तो फिर तू चार्ज हो जाएगी और किसी से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, फिर कहीं भी चिपक सकती है, तू दीवार से कहीं से भी चिपक जाएगी। तो ये सही है, ठीक है, आ गई बात समझ में। देखो क्वांटिनाइजेशन क्या कहते हैं, दो हो गए, तीन ये क्वांटिनाइजेशन, क्वांट ये क्वांटा, क्वांटा का मतलब नंबर से होता है, एक नंबर से होता है, पैकेट से होता है, एक साबुत पैकेट, पूरा पैकेट, जैसे ग्लूकोज का एक पैकेट होता है वो पार्ले जी पूरा, इसका क्वांटा। तो क्वांटा मतलब कंप्लीट एक पैकेट, कंप्लीट एक नंबर, टूटा फूटा हुआ नहीं, पूरा एक नंबर। तो ये नियम ये कहता है, ये रूल ये कहता है कि चार्ज जो होता है वो क्वांटिनाइजेशन होता है। क्वांटिनाइजेशन मीन्स वो पूरा होता है, किसका पूरा होता है, वो होता है फंडामेंटल चार्ज का। अब फंडामेंटल चार्ज समझो पहले क्या होता है फंडामेंटल चार्ज, देखो मुझे भी समझ में आएगा ये फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल रूट ऑफ कॉज, रूट कॉज ऑफ द चार्ज। हम जानना चाहते हैं कि चार्ज कहाँ है, इसमें चार्ज है ये पक्का श्योर, इसमें प्लस भी है इसमें माइनस भी है। हमने इसे तोड़ना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ है चार्ज। चौक तोड़ी तोड़ के गए, परमाणु बनाया, एटम बनाया, एटम बना करके हम उसके और अंदर गए। तो हमने लास्ट में फाइनल में जाते 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 इसको इतना बारीक कर लिया कि हम पहुँचे कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन पर हमने देखा, इलेक्ट्रॉन को सब बाकी सब अलग कर दिए, इलेक्ट्रॉन उठा लिया। अब इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ सकते, इलेक्ट्रॉन से आगे नहीं जा सकते, तो इलेक्ट्रॉन पे हमने चार्ज देखा कि चार्ज इस पे बैठा है, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को तोड़ देंगे तो चार्ज भी अलग हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ सकते, फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन को। तो वो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, हमने कहा भाई इससे छोटा चार्ज तो हमें नहीं मिल रहा, हमने बहुत कोशिश की, सारी की सारी चौक तोड़ दी हमने, हैं एटम बना दिया, एटम बनाकर हम इलेक्ट्रॉन ले आए, इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हैं हम उस पर छोटा सा चार्ज है, छोटा सा मामूली सा, तो उससे छोटा चार्ज नहीं है, तो हमने उसी का नाम रख दिया कि भाई ये रूट कॉज है किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, और इसका नाम रख दिया फंडामेंटल चार्ज। यानी कि यहाँ से उत्पत्ति हुई है चार्ज की, और इसे मिला मिला करके चार्ज बनता है। तो चार्ज, सबसे छोटा चार्ज कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज का नाम फंडामेंटल चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन एक वन वर्ड में हम कहेंगे, द स्मॉलेस्ट चार्ज इज नोन एज फंडामेंटल चार्ज एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। इसको हम ई से लिखा करेंगे, ई से लिखा करेंगे। और इसकी वैल्यू जब हमने फाइंड की तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इतनी वैल्यू होती है इसकी, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। ये फंडामेंटल चार्ज है, इससे छोटा चार्ज नहीं होता। ये माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के लिए बात कहेंगे तो ये माइनस का होगा, प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो ये प्लस का होगा। तो चार्ज दो तरीके का होता है। अब मैं बता रहा था आपको क्वांटिनाइजेशन। अब इसको मैं दो तरीके से समझाता हूँ तुम्हें, दोनों तरीके में से जौन सा आसान लगे उसको याद कर लेना, दोनों ही समझ में आ जाएंगे। ये एक बॉडी है, सपोज दैट न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी है, इसको मैं चार्ज देना चाहता हूँ तो इधर से मैं चार्ज दूंगा। तो क्वांटिनाइजेशन ये कहता है कि इस पे जब चार्ज जाएगा तो या तो E जाएगा, या फिर इस पे 2E आ सकता है, या 3E आएगा, या 4E आएगा, या 5E आएगा, 6E आएगा। कभी भी ऐसे नहीं आएगा चार्ज, गलत, ऐसे नहीं आएगा, पूरा नंबर आएगा पूरा, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 6 7, यानी कि मल्टीपल में चलेगा। किसके मल्टीपल में? फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में, स्मॉलेस्ट चार्ज का मल्टीपल के। तो चार्ज किसी बॉडी को अगर ट्रांसफर करना है तो वो किसकी फॉर्म में ट्रांसफर होगा? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, 1E 2E 5E 6E, ऐसे नहीं चलेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगा, ऐसे 1/4E ये भी नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं जा सकता। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक, इस बॉडी पर मैंने चार्ज दिया, स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रॉन भेजा मैंने, एक फंडामेंटल चार्ज गया, और या मैंने बाल्टी भर के डाल दी, तो चार्ज कितना जाएगा? या तो 5E आया होगा, इस पे बाल्टी भर के डाल दी तो 10E आएगा, 20E आया होगा, 100E आया होगा, 150 नहीं आया होगा, 150 भी आ सकता है, क्योंकि 150 का मतलब हाँ नहीं, 150 100.5 हुआ, हाँ हाँ 150 150 हुआ, आ सकता है। तो कभी भी इस पर चार्ज ऐसे नहीं आएगा, 100.5 नहीं आया होगा, या 500 आया होगा। और मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे? n, तो फिर चार्ज कितना आया होगा इस पे? n इंटू ई, n क्या होगा? नंबर, n इंटू ई। तो इस बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन कितने नंबर, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना आया होगा? n इंटू ई। और ये क्या होगा? ये टोटल चार्ज हुआ, ये टोटल चार्ज हो चुका है इस पे, और टोटल चार्ज को हम लिखेंगे कैपिटल Q से। अब यहां से फिर दोबारा से इसको समझिए कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? फंडामेंटल चार्ज के फॉर्म में होगा, फंडामेंटल चार्ज की फॉर्म में होगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। तो अब दो तरीके से हमारी डेफिनेशन बन सकती है ये, कि एक तो ये हो जाएगी चार्ज ट्रांसफर टू ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, और in any body charge is present only on in the form of integral multiple of fundamental charges। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? और ये हमारा फॉर्मूला रहेगा Q बराबर n इंटू ई। ये नेट चार्ज का फॉर्मूला है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इतना होगा, Q बराबर n इंटू। हेयर n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and E is fundamental charge which is its value देखो, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट बेसिकली जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम, कूलाम। तो नंबर एक यूनिट तो होगी इसकी कूलाम, ठीक है, कूलाम क्या है? कूलाम। और इसको हम लिखा करेंगे सी से, ठीक है, सी से लिखा करेंगे इसको।
क्योंकि कूलाम ना बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है ये। एक कूलाम चार्ज इतना चार्ज होता है कि आपकी आत्महत्या कर सकता है वो, एक कूलाम चार्ज। तुम्हें ख़त्म कर सकता है वो। कैसे? देखो कैसे। आप पर वो हम अभी हमने कूलाम्स फॉर्मूला नहीं पढ़ा। एक कूलाम चार्ज ना, एक कूलाम चार्ज इतना फोर्स बना देता है। अभी वो देख लो तुम, 9 × 10⁹ 9 × 10⁻, इतना फोर्स बना देता है। इसका मतलब यह है कि 9 के पीछे कि 9 जीरो लगाओ और इतने न्यूटन मिलेगा। और 1 न्यूटन कितना होता है पता? 1 न्यूटन कितना होता है? 100 ग्राम का बाट रखो अपने हाथ पे, 100 ग्राम वजन रखो, और ये जो आप फोर्स महसूस कर रहे हो ये 1 न्यूटन है। और ये देखियो कितने न्यूटन है। खत्म कर देगा नहीं तुम्हें, हैं? एक कूलाम चार्ज इतना फोर्स जनरेट कर सकता है। तो ये क्या है? इट इज ए बिगर यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है ये कूलाम चार्ज की। तो इसलिए हमें छोटी यूनिट चाहिए, छोटी यूनिट की ज़रूरत है। जैसे सुनार छोटी यूनिट की छोटी यूनिट बनाते हैं, सुनार मिलीग्राम में तोलते हैं, वो तोला बनाते हैं। तो चार्ज की छोटी यूनिट कौन कौन सी है? ये SI है ना, हम काम करते हैं SI यूनिट में, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो उसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे हम। तो लेकिन मैं बता दिया मैंने, अब छोटी यूनिट जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसकी, एक तो होती है पिकोकूलाम। कौन सी? और पिकोकूलाम को लिखेंगे हम पिकोकूलाम, PC। और एक पिकोकूलाम में कितने होते हैं? 1 पिकोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻, ना 12 कूलाम। हाँ, छोटी यूनिट है ये। 1 पिकोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻12। एंड दूसरी यूनिट, सेकेंड यूनिट इज यस माइक्रोकूलाम। ये अपना आप याद हो जाएगा तुम्हारे, टेंशन ना लो इनकी। माइक्रोकूलाम को लिखते हैं हम ऐसे, देखो ऐसे, 1 माइक यू सब बनाएंगे, इसमें हल्की सी टांग पकड़ के खींच देंगे इसकी, ये माइक्रो बन जाएगा। ठीक है, माइक्रो और ये कूलाम। और 1 माइक्रोकूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। ये याद हो जाएगी न्यूमेरिकल में, अपने आप याद हो जाएगी जब न्यूमेरिकल करोगे ना आप। हाँ, चेंज करना रहेगा आपको। चार्ज की जो वैल्यू मिलेगी वो कूलाम उसमें मिलेगी, माइक्रोकूलाम और माइक्रोकूलाम और पिकोकूलाम में मिलेगी। न्यूमेरिकल में जो वैल्यू रहेगी चार्ज की वो पिकोकूलाम और माइक्रोकूलाम रहेगी। फिर उसको हम चेंज कर लिया करेंगे, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में वर्क करेंगे हम। ये याद हो जाएगी, इनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 6 दूनी 12 डबल करना और कुछ नहीं।